नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। ये मोक्ष शास्त्र का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय में हम जीव को समझ रहे हैं। जीव को समझने के लिए सबसे पहले बात चालू हुई कि जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं और वो भाव ऐसे हैं जो जीव के अलावा और किसी में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं असाधारण भाव। वो असाधारण भाव 5 हैं। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक या मिश्र कहें, औदयिक और पारिणामिक। इनके भेद भी होते हैं। 2 औपशमिक कौन से? उपशम सम्यक, उपशम चारित्र। शायिक भाव के 9 भेद, शायोपशमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद, पारिणामिक भाव के 3 भेद। औपशमिक भाव जो होता है वो क्या होता है? उपशम से होता है, दबने से होता है, कर्म के दबने से। शायिक भाव कर्म के क्षय से होता है। शायोपशमिक भाव की आज अपन बात करेंगे। अपन ने औपशमिक और शायिक की बात कर ली थी। औदयिक और पारिणामिक, इसमें से पारिणामिक भाव जो है वो कर्म के निरपेक्ष है, कर्म की अपेक्षा नहीं है। मिश्र में भी कर्म की अपेक्षा है, औदयिक में कर्म के उदय की अपेक्षा है। ठीक है, कि कर्म के उदय आदि से क्यों बता रहे हैं कि कर्म में ऐसा, कर्म का फल, कर्म का कार्य ऐसा होता है और उस समय जीव के क्या भाव होते हैं वो समझाने के लिए कर्म की अपेक्षा से बता रहे हैं। भाव जीव के हो रहे हैं, वह कर्म के फल से बता रहे हैं कि कर्म ऐसा था तो उस समय कैसे भाव चलते हैं वो बताने के लिए निमित्त भी बता रहे हैं। ठीक, अपनी इतनी बात हुई थी। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था शायिक भाव। शायिक भाव से पहले औपशमिक भाव पढ़ा था कि उपशम क्या होता है, लब्धियां क्या होता है। उपशम सम्यक्त करने से पहले क्या चाहिए रहता है? 5 लब्धियां करनी होती है, लब्धियों रूप परिणाम करने होते हैं, करण रूप परिणाम करने होते हैं। उसके बाद उपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व एक बार होने के बाद छूट सकता है, छूटता ही है, मतलब उपशम सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त हमेशा नहीं बना रहता है। फिर इसके बाद ये टेम्पररी भाव है। इसके बाद हमने शायिक भाव देखा था। शायिक भाव कर्म के क्षय से होता है, न उदय होता है, न स्टॉक में सत्ता में पड़े हैं, न बंद होता है कर्मों का, पूरा नाश हो गया, निर्मलता है पूरी, वैसा होता है शायिक भाव। वो शायिक भाव कैसा होता है? शायिक सम्यक्त रूप भाव हो सकता है, शायिक चारित्र रूप हो सकता है, आदि अनेक भेद रूप भाव हो सकता है। ये हमारी कल बात हो गई थी। अब इसके आगे हमको शायोपशमिक भाव हमने कल पढ़ना चालू किया था। शायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 18 भेद समझने का शयोपशम किसे कहते हैं ये कल हम समझ रहे थे, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, अपन आगे कंटिन्यू करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। अभी तक में कोई डाउट? अभी तक जितना पढ़ा अपन ने, पहला तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 4 सूत्र तक या 5 सूत्र तक किसको याद हो गए हैं? अगर याद हो गए हैं तो एक बार सुना दीजिए, सूत्र का पाठ भी हो जाएगा 5 तक, फिर अपन आगे चलेंगे। बताइए, सुनाइए, कोई भी एक व्यक्ति सुना देवे। हाँ नीति, सुनाइए। जी। आप म्यूट है। हाँ। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस् जीवस् स्वतत्मौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयाश्चतुस् त्रि त्रि षड्भेदा सम्यक् चारित्र संयम संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश्च
चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदः जीव भव्या भवित्वानि च वाह, उपयोगो लक्षणम। बढ़िया। आपने तो आगे भी याद कर लिया, अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। ये इसमें औदिक भाव में, ये हाँ ठीक है। अपन अब पढ़ते हैं शयोपशम। शयोपशम किसे कहते हैं, शयोपशम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि शैवशमिक भाव समझना है। शैवशमिक भाव समझना है तो शैवशम क्यों समझना है? क्योंकि कर्म के शैवशम से जो भाव होता है वो शैवशमिक भाव है। भाव है जीव का, उसमें अपेक्षा किसकी है? कर्म की है। इसलिए अपन समझ रहे हैं। देखते अपन शैवशम, कल देखा था। शय प्लस उपशम दो शब्द हैं शैवशम में। तो क्वेश्चन आता है, शय होता है कि शय उपशम होता है? क्षय और उपशम तो हम पढ़ के आ गए। अब दोनों का मिक्सचर बोल रहे हो आप क्षय उपशम नाम से, तो ऐसा लग रहा है। तो किसका क्षय किसका उपशम होता है, समझते हैं इसको। ये परिभाषा थी कल, इस परिभाषा को एक बार और पढ़ते हैं, फिर अपन वापस कल की बात बोलेंगे, फिर चालू होगी। हाँ विदुषी दी, पढ़िए परिभाषा। डायरेक्शन किसे कहते हैं? क्या वर्तमान कालीन सर्वघाती संपर्क को का उदय भावी क्षय, उपशम भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्ग को का सद्भारूप उपशम, उदय वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्ग को का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को शायोक्षम कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए शैवशम क्या होता है, अब इसको समझते हैं। इसमें अपने पास नए शब्द हैं। देखिए क्षय होता है नाश होना, उपशम यानी कि दबना, उदय यानी कि फल देना। इसमें नए शब्द है सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, उदयाभावी क्षय, सदअवस्था रूप उपशम। ये चार शब्द समझ में आ गए तो क्षय उपशम समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, क्या होता है क्षय उपशम में? पहले अपन सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक वापिस समझ लेते, कल समझा था। जैसे कि क्या होता है, कर्म होते हैं, कर्म पुद्गल परमाणु है, उसमें फल देने की शक्ति होती है। तो कुछ परमाणुओं की शक्ति ऐसी होती है कि वो क्या है, पूरी तरह घात कर सकते हैं। कुछ परमाणुओं की शक्ति ऐसी होती है कर्मों में जो पूरी तरह घात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह घात करना और आधी तरह घात करना क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, कल लिया था फिर ले लेते हैं। जैसे रात्रि हुई, रात हुई, तो रात ने दिन का क्या किया? पूरी तरह घात कर दिया। रात ने दिन का पूरी तरह घात कर दिया। ठीक, ये सर्वघात हो गया दिन का। देशघात क्या होता है कि अगर दिन का समय था लेकिन क्या हुआ, बादल आ गए, बादल से क्या हुआ, अंधेरा हो गया, लेकिन दिन का पूरी तरह से नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। उसका कुछ घात हुआ दिन का, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। कुछ अंधेरा छाया लेकिन पूरी तरह दिन नहीं गया, बराबर। तो वो क्या हुआ? देशघात हुआ। ठीक, सर्वघात और देशघात का मतलब ये होता है। अब इसको कर्म पे लगाते हैं। कर्मों में कोई एक ही कर्म ले लो, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है। ज्ञानावर्णी कर्म में कुछ शक्ति अंश ऐसे हैं, कुछ परमाणु ऐसे रहते हैं, उनकी शक्ति ऐसी रहती है जो कि ज्ञान गुण का पूरी तरह घात करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह घात नहीं कर पाते हैं, देशघाती होते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। ठीक है, ये समझ में आया कि पूरी तरह घात करेंगे या देश ही घात करेंगे। अब आते हैं उदयाभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम। अब आप उदयाभावी क्षय को अच्छे से समझना। उदयाभावी क्षय क्या होता है वो समझाने के लिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं। चलो परिभाषा अपन पहले परिभाषा पढ़ लेते ताकि क्या डिफिकल्टी आए फिर इजी करेंगे। हाँ पढ़िए परिभाषा, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? नीलेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी हाँ। पढ़िए। उदयाभावी क्षय सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणहीन होकर
देशवाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदय भावी शाही कहते हैं। इस इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, बढ़िया। आप लोग जो अभी आज नए आए हैं, आप डरना मत, समझ में आएगा सब। सर्वघाती देशघाती समझ में आया ना? आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादा शक्ति किस में है, सर्वघाती में कि देशघाती में? सर्वघाती में ज्यादा शक्ति है ना, कि पूरी तरह घात कर रहा है। अब उदयाभावी को समझते हैं। उदयाभावी क्या होता है, पहले आसान भाषा में बताते हैं कि अधिक शक्ति को कम शक्ति में कन्वर्ट करना। क्या बोल गए? अधिक शक्ति को कम शक्ति में कन्वर्ट करना, ये उदयाभावी है। ज्यादा शक्ति जो थी उसकी शक्ति हीन कर दी, कम कर दी, ये क्या हो गया? उदयाभावी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैंने इंडियन गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, कर्जा लिया। कितने का? 1 करोड़ रुपए का। बड़ा अमाउंट है वैसे आजकल, ये भी बड़ा नहीं है, लेकिन 1 करोड़ फिर भी मान लीजिए बड़ा है। कितना? 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब ये चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन क्या किया मैंने? देश के लिए खूब सेवा करी, देश का खूब काम किया। तो सरकार ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपको इनाम देते हैं। और सरकार ने क्या बोला कि आपका कर्जा हम माफ कर देते हैं, बस आपको क्या करना है? 100 रुपए चुकाने होंगे। अब 1 करोड़ नहीं चुकाना है, 100 रुपए चुकाना है। छूटा नहीं हूं, लेकिन क्या करा? 100 रुपए चुकाना है। इतना काम हो गया। तो क्या हुआ? जो 1 करोड़ था वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 100 में। नाश नहीं हुआ, यहाँ पे 1 करोड़ पूरा खत्म नहीं हुआ है। वो क्या हुआ? जो ज्यादा अमाउंट था वो कम अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, 1 करोड़ से 100 रुपए रह गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही क्या बोल रहे हैं उदयाभावी में, जो अधिक शक्ति वाले स्पर्धक होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कम शक्ति वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है इसमें? जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, जो पूरी तरह से घात करने वाले होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो 100 करोड़ का कर्जा था वो 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही सर्वघाती प्रकृतियों के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उदय में आते हैं। उदय में आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? देशघाती में कन्वर्ट होके उदय में आ रहे हैं। जो इतना बड़ा भारी था वो कम में कन्वर्ट होके अपने कम शक्ति से उदय में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? उदयाभावी क्षय। एक बार और परिभाषा पढ़ते हैं, आपको क्लिक हो जाएगा। क्या लिखा है? सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर, 1 करोड़ था वो कितना हीन होके? अनंत गुणाहीन होके 100 रुपए में कन्वर्ट हो गया। अनंत एग्जाम्पल बोला है, लेकिन वो कितना? लाख रूप से, है ना, लाख गुणाहीन हुआ। 1 करोड़ जो था वो 1 लाख गुणाहीन हुआ तो 100 में रह गया, बराबर। वैसे ही सर्वघाती प्रकृति जो है, जो पूरी तरह घात करने वाली थी, उसकी शक्ति जो है वो अनंत गुणाहीन हो गई। ठीक है, कम हो गई। काय में कन्वर्ट हुई? देशघाती रूप में कन्वर्ट हो गई। फिर देशघाती में कन्वर्ट होके फिर उदय में आई। इसको क्या बोलते हैं? उदयाभावी क्षय। समझ में आया? कब होता है ये? कब होता है ये? कि जब सर्वघाती स्पर्धक का उदय आने वाला होता है, उसके एक समय पहले वो देशघाती में कन्वर्ट होने लग जाता है। इस कार्य को क्या बोलते हैं? उदयाभावी क्षय। समझ में आया? देखिए पहले से रिलेट करते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। एक काम ये होता है कि जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देशघाती में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एक काम ये हुआ, बराबर। इसको और देखते हैं, अपन फोटो देखते हैं। देखिए ये जो लेफ्ट मोस्ट है ये क्या है? कर्म निषेक की रचना है, ये ट्राइंगल जो है। अब क्या हुआ? ये इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया समझाने के लिए। ये कर्म
उदय में आने वाले थे जो ऊपर के थे, मान लीजिए ये क्या है, सर्वघाती रूप से हैं, उदय में आ रहे हैं, तो क्या होता है, ये एक समय पहले क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में, देशघाती रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये समझाने के लिए है, अब इसको ऐसा ही मत मान लो कि कर्म ट्राइंगल रूप में उदय में आते हैं, समझाने की अपेक्षा है ये। ठीक, कैसे अनंत गुणाहीन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 चीजें होती है, कौन कौन सी, अनुभाग भेद, अनुभाग है ना शक्ति, अनुभाग किसको बताता है, शक्ति को, फल देने की शक्ति को कहते हैं अनुभाग। ठीक, कितना फल देगा, कितनी इंटेंसिटी से फल देगा उसे बोलते हैं अनुभाग। एग्जाम्पल, इंटेंसिटी को समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लता, दारू, अस्थि, शैल। ठीक, शैल जो होता है पत्थर होता है, अस्थि क्या होता है, हड्डी होता है, दारू क्या होता है, पेड़ होता है, पेड़ मोटा, और लता होती है टहनी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें से ज्यादा कठोर कौन है, ज्यादा शक्ति किसकी है, तो आप बोलोगे शैल की, पत्थर की। उसको तोड़ते रहो फिर भी नहीं टूटेगा, उसमें इतनी सी दरार लाना मुश्किल पड़ जाता है। अस्थि, हड्डी, हड्डी को तोड़ के दिखाओ, हड्डी नहीं टूटेगी, टफ है उसको भी तोड़ना, लेकिन पत्थर से आसान है, उसकी शक्ति कम है। दारू, दारू यहाँ पे वाइन नहीं है, शराब नहीं है, दारू यानी कि यहाँ पे वो पेड़, मोटा पेड़, मोटा समझ लीजिए, सॉरी दारू यानी लकड़ी होता है, शायद लकड़ी होता है, लकड़ी मैं गलत था, पेड़ की लकड़ी, लकड़ी मोटी, तो लकड़ी जो है उसको तोड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी उसमें भी शक्ति है। और लता, टहनी, टहनी जरा सा यूं करा टूट जाती है, बराबर। ऐसे ही आप मान लीजिए कि सर्वघाती स्पर्धक कैसे, उनकी शक्ति कैसी है, दारू, अस्थि, शैल रूप है, ऐसी शक्ति है उसमें सर्वघाती स्पर्धक में, वो काय में कन्वर्ट हो गई, देशघाती में कन्वर्ट हो गई, लता रूप में कन्वर्ट हो गई, कितने सॉफ्ट रूप में कन्वर्ट हो गई, उसकी शक्ति कितनी कन्वर्ट हो गई, कहां तो शैल रूप में थी, कहां तो पहाड़ रूप, पत्थर रूप में थी, जिसको तोड़ना कितना कठिन है, इतनी शक्ति वाला था, काय में कन्वर्ट हो गया, लता रूप में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ, शक्ति का कन्वर्जन, क्या हुआ, अधिक शक्ति कम शक्ति में कन्वर्ट हो गई, है ना। ये हो गया उदयाभावी क्षय, यानी कि जो अनुभाग था, फल देने की शक्ति थी, वो अनंत गुणाहीन हो गई, सर्वघाती का देशघाती रूप उदय होगा ना। ये क्या है, उदयाभावी क्षय। आपको समझ में आया उदयाभावी क्षय, नहीं आया हो तो आप मेरे को रोकिए यहीं पे और पूछिए कि नहीं समझ में आया। उदयाभावी क्षय नया शब्द है, इसलिए क्यों समझ रहे हैं उदयाभावी क्षय अपन, क्योंकि हमको शैवश्रम समझना है, और शैवश्रम में एक स्टेप ये होती है कि जो वर्तमान काल के, सिर्फ वर्तमान के, ये ध्यान रखना, न पहले के, न पास्ट के, न फ्यूचर के, न भूत के, न भविष्य के, सिर्फ जो प्रेजेंट के हैं, जो वर्तमान काल के सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका उदयाभावी क्षय हुआ है। पास्ट के और फ्यूचर के वैसे बने रहेंगे, जो प्रेजेंट के हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में उदय आएगा वो कितना हीन होके आएगा, क्यों, क्योंकि देशघाती रूप में कन्वर्ट हो गए, अनुभाग उसका देशघाती रूप हो गया। ठीक, ये हुआ पहला स्टेप। इसको क्या बोला, क्षय। इसको क्षय क्यों बोला, एक तरफ तो उदय आ रहा है, आप बोल रहे हो क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, इसको क्षय क्यों बोला, क्षय इसलिए बोला सर्वघाती की अपेक्षा क्षय है, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक जो है उसका नाश हो गया, वो काय में कन्वर्ट हो गया, देशघाती में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इस स्टेप को क्या बोला, पहली स्टेप क्षय बोला। ठीक है, आगे समझते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया, एक बार और परिभाषा पढ़ लेते हैं। सर्वघाती प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आना, इसको क्या बोलते हैं, उदयाभावी क्षय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम क्या हो रहा है, उपशम। उपशम क्या है, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उपशम, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। अब यहाँ पे अपने को सर्वघाती स्पर्धक तो समझ लिए,
अब ये सद अवस्था रूप उपशम क्या होता है, ये हमको समझना है। ठीक है, ये समझ लिया तो अपना क्षयोपशम का मैक्सिमम काम हो गया। अब सद अवस्था रूप उपशम समझते हैं। ये समझने के लिए आप पढ़िए इसको, सद अवस्था रूप उपशम क्या होता है, पढ़िए इसको। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे? जी, पढ़िए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सदवस्था रूप उपशम वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। साइड में कर्म स्थिति और उदीर्णा न होना। बढ़िया, ठीक है। इसमें क्या समझ में आया आप लोगों को, पहले आप बताइए, फिर अपन उसके आगे डेवलप करेंगे चीजें। आपको क्या समझ में आया बताइए, कोई बताना चाहता है? कुछ समझ में आया इसमें से, पहले पढ़ा हो या अभी कुछ क्लिक कर रहा हो, अपन तो देखेंगे ही फिर। ये प्रेजेंट के ना होके फ्यूचर वाले हैं। क्या 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 जैसे क्षय में हमने वर्तमान, क्षय में जैसे हमने वर्तमान के बारे में पढ़ा था कि वर्तमान वाले जो उदय में आने वाले हैं, इसमें है कि प्रेजेंट वाले नहीं, जो भविष्य में उदय में आने वाले। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, देख लेते हैं इसको। देखिए क्या है कि अब हमने क्या बोला कि भविष्य में, ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो डैश है, ये बता रहा है एक समय बता रहा है। इसके ऊपर क्या है, ये अलग अलग कर्म के परमाणु है, ये कर्म की अलग अलग स्थितियां हैं, टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ये जो कर्म परमाणु है, ये ऐसा नहीं होगा कि पहले उदय में आ जाए। जैसे मान लीजिए ऊपर जो पहले बाद, देखिए ऐसा हो सकता है कर्मों में क्या होता है कि जो बाद में उदय में आने वाले थे कर्म परमाणु, कर्म, वो थोड़ा जल्दी उदय में आ गए। एग्जाम्पल आपको देते हैं, आम होता है ना, आम, आम की मान लीजिए लाइफ स्पेन थी कि 2 साल में, 5 महीने में पकना था। क्या हुआ, कुछ पुरुषार्थ करके उसको जल्दी पका लिया। कैसे? दवाई छिटक दी, या और भी आर्टिफिशियल तरीके होते हैं जिससे जल्दी पका लिया। यानी क्या हुआ, उसको जल्दी उदय में लेके आ गए, है ना। तो उदीर्णा वही होता है। उदीर्णा क्या होता है कि जो उदय आने वाला था जिस समय में, उससे पहले ही उसको उदय में लेके आ जाना, इसको बोलते हैं उदीर्णा। ठीक है, अब ये कर्म जो थे, ये कर्म परमाणु जो बाद में उदय में आने वाले थे, कब, भविष्य में उदय में आने वाले थे, उनका क्या हुआ, वो भविष्य में ही उदय में आएंगे, वो अभी प्रेजेंट में या पहले नहीं ला पाएंगे उदय में। ये भी एक काम होता है, यानी कि वो भविष्य के लिए वहीं के वहीं बैठे हुए हैं सत्ता में, उस वो पहले उदय में नहीं आएंगे। पढ़ने में आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हो, अब फोटो देखते हैं। ये रेड लाइन है, ये डैश वाली लाइन है। डैश वाली लाइन बोल रही है ब्लॉक बना दिया, किसका, फ्यूचर का। इसके यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट का है नीचे। तो क्या हुआ, ये रेड वाली लाइन बता रही है कि ये ऊपर से नीचे आ गए प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे क्रॉस साइन लगा दिया कि भैया ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे, फ्यूचर से प्रेजेंट में उदय में नहीं आ पाएंगे। कर्म की स्थिति फ्यूचर में वैसी की वैसी बनी रहेगी, सत्ता में बने रहेंगे, कर्म वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। वरना पता चले कि सर्वघाती स्पर्धक पड़े हुए थे, फ्यूचर में तो पड़े हुए ना, हमने तो सिर्फ वर्तमान समय के सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट किया है। पता चले कि फ्यूचर वाले उठ के एकदम से प्रेजेंट में आ गए, क्या हुआ, काम बदल गया। तो ऐसा काम नहीं होगा। जो फ्यूचर के हैं, भविष्य के हैं सर्वघाती स्पर्धक, वो भविष्य में ही बने रहेंगे, वो जल्दी उदय में नहीं आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सद अवस्था रूप उपशम। उपशम यानी कि दबे रहना, वैसे के वैसे बने रहना। सद अवस्था रूप उपशम, सत्ता में बने रहना उसी अवस्था में।
इसको पढ़ते हैं। वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। वर्तमान समय को छोड़ दीजिए, भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो वैसे के वैसे सत्ता में बने रहते हैं, जल्दी से उनकी उदीर्णा नहीं आती है, वो पहले ही उदय में नहीं आ जाते। इसको क्या बोलते हैं? सदवस्था रूप उपशम। ठीक है, तो भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ? सदवस्था रूप उपशम। तो सर्वघाती स्पर्धक जल्दी उदय में नहीं आएंगे। पता चले सर्वघाती स्पर्धक अगर जल्दी उदय में आ गए तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर गुण का, जैसे ज्ञान गुण है, जानने की शक्ति है, उसका पूरा घात हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। फिर आगे नेक्स्ट समय पे पहुंचे, उसको अभी मध्य ज्ञान पे घटाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर क्या होता है? वो वैसे के वैसे बने हुए सर्वघाती। ठीक है, सिर्फ वर्तमान काल के जो है वो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तो क्षय हुआ, एक का उपशम हुआ। अब ये बताइए उदय किस चीज का है? उदय है जो देशघाती स्पर्धक है वर्तमान काल के। देखिए आपको शुरू में बताया था, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है जो मति ज्ञान पे आवरण डालता है, उसमें देशघाती स्पर्धक भी है, सर्वघाती स्पर्धक भी है। तो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो क्षय। और क्या हुआ? जो सर्वघाती स्पर्धक बाद में उदय में आने वाले थे वो वैसे के वैसे बने हुए हैं, वो उपशम। और उदय किसका है? कि देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। तो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो गए, और देशघाती तो ऑलरेडी थे ही, तो देशघाती बचे, देशघाती का उदय है। चूंकि देशघाती का उदय है तो जैसे बादल होते हैं, अंधेरा पूरा नहीं ला पाते हैं दिन में, वैसे ही मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक हैं जो कि ज्ञान गुण को पूरा नहीं ढाक पाते। इसलिए ज्ञान जो है उसका नाश नहीं होता ज्ञानावरणी कर्म होने के बावजूद। जो जीव है वो अचेतन नहीं होता, जानने का काम हमेशा बना रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय है फिर भी, ये क्षयोपशम कहलाता है। ये अवस्था क्या है? क्षयोपशम। एक मिनट, कोई क्वेश्चन है क्या? क्या पुरुषार्थ करके भी वर्तमान में नहीं ला सकते सर्वघाती स्पर्धकों को? सर्वघाती स्पर्धकों को आप क्या है, वो नहीं आते हैं। कुछ स्पर्धक ऐसे होते हैं वो वर्तमान में नहीं आते हैं। कुछ कर्मों के ऐसे होते हैं, जैसे मति ज्ञानावरण कर्म है, आप कितने ही कार्य कर लीजिए, वो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो उदय में नहीं आएंगे वर्तमान में। अगर सर्वघाती, देखिए सर्वघाती अगर उदय में आ गए तो क्या होगा? सर्वघाती यानी कि पूरी तरह घात करना। मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धक का उदय आ गया, यानी क्या हुआ? मति ज्ञान का पूरी तरह घात हो गया। मति ज्ञान का पूरी तरह घात हो गया यानी कि जानने की शक्ति जीरो, जीरो हो गई। क्या जीव कोई भी बिना ज्ञान के रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए देशघाती का ही उदय रहता है। ये क्या कहलाता है? क्षयोपशम। एग्जाम्पल्स आने वाले एक एक के, उसमें और क्लियर होगा। आपको वर्ड समझ में आए कि नहीं? पहले मुख्य बात अपनी ये है, वर्ड समझ में आए कि एक बार परिभाषा वापस पढ़ते हैं। पहली चीज, वर्तमान काल के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भविष्य। ज्यादा शक्ति वाले कम शक्ति में कन्वर्ट हो गए, 100 करोड़ या 1 करोड़ 100 रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। जो फ्यूचर का है वो वैसा का वैसा बना रहेगा, वो आगे उठ के जल्दी नहीं आ जाएगा। दूसरी चीज, उदय, जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय रहेगा, क्योंकि उनका तो उदय है ना, अभी आवरण तो है ना। ऐसा थोड़ी है मति ज्ञान भी अपना पूरा काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? क्षयोपशम। अब ऐसे हर जगह यूज होगा। इस जीव को मति ज्ञान का क्षयोपशम है। अपन बोलते हैं कोई चीज बहुत ज्यादा याद कर ले कोई व्यक्ति, तो आपने सुना होगा इस व्यक्ति का क्षयोपशम बहुत तेज है, बोलते ना अपन। कोई अगर छोटा बच्चा होता है, आप किसी ने कुछ दिन पहले वीडियो भेजा था ग्रुप में ही,
एक छोटी बच्ची ने तत्वार सूत्र सुना दिया, बहुत सारी बातें सुना दी धमाधम धमाधम। क्या बोलते हैं, इस बच्ची का क्षयोपशम बहुत तेज है। कोई पाठशाला में बच्चा हो, सुना दे फटाफट याद करके, क्षयोपशम बहुत तेज है इसका। क्या मतलब है क्षयोपशम का? ये टेक्निकल बात क्या, कि सर्वघाती स्पर्धक है वो देशघाती में कन्वर्ट है, बराबर। फिर सर्वघाती स्पर्धक जो है वो भविष्य वाले, वो भविष्य में ही पड़े हुए हैं, और वर्तमान में जो देशघाती स्पर्धक है सिर्फ उनका उदय है। अब उसमें भी जो देशघाती स्पर्धक है वो अपनी कम इंटेंसिटी लिए हुए हैं, लता रूप में भी है लेकिन वो कम इंटेंसिटी, लता में भी कम है, और बहुत स्थिति उनकी हीन है, अनुभाव उनका फल हीन है। इसलिए याद करने की जो शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, क्षयोपशम जो है वो बहुत तेज है। क्षयोपशम सबको बना रहता है ज्ञान का, किसी को ज्यादा किसी को कम, घात किसी का नहीं होता है ज्ञान के क्षयोपशम का। ठीक है, ये क्षयोपशम होता है। समझ में आया? समझ में आया? कोई क्वेश्चन? क्लियर है? 2 मिनट सोच लीजिए आप। क्लियर नहीं हो तो अपन फिर बात कर लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं इसी बात पे। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब क्षयोपशमिक भाव समझना है तो किन किन का क्षयोपशम हुआ? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ, तो कौन सा? क्षयोपशमिक ज्ञान और क्षयोपशमिक कुज्ञान हुआ। दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो दर्शन का क्षयोपशम। फिर अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो लब्धि रूप क्षयोपशमिक भाव, और मोहनी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो सम्यक्त्व रूप क्षयोपशमिक भाव, चारित्र रूप क्षयोपशमिक भाव, और संयमा संयम रूप क्षयोपशमिक भाव। सम्यक्त्व जो है दर्शन मोहनी के क्षयोपशम से होता है, और चारित्र और संयमा संयम चारित्र मोहनी कर्म के क्षयोपशम से होता है। ये भेद है, 18 भेद है जो हमने सूत्र में देखे हैं, उन्हीं को यहाँ पे ग्रुप करके लिखा है। देखिए, ज्ञान लिखा था 4 ज्ञान, अज्ञान लिखा था 3 अज्ञान, दर्शन लिखा था 3 दर्शन, लब्धि लिखा था 5 लब्धि, फिर क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र, संयमा संयम। ऐसे कितने भेद हुए? 18 भेद हुए। किसके? क्षयोपशमिक भाव के। अब बोलोगे ये तो कर्म बता रहे हो आप, क्षयोपशमिक भाव कैसे हुए? देखिए यहाँ पे हम कर्म का फल बता रहे हैं, कर्म रूप से बता रहे हैं, लेकिन कर्म निमित्त है, भाव किसके हो रहे हैं? जीव के ऐसे भाव हुए कि क्या हुआ? ज्ञान का क्षयोपशम है। जीव के ऐसे भाव हैं कि दर्शन का क्षयोपशम है। जीव के ऐसे भाव हैं कि सम्यक्त्व का क्षयोपशम है। क्षयोपशमिक भाव है ये सब। ठीक है, एक एक पे एग्जाम्पल पे लगाते हैं, इसी डेफिनेशन को क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने बोला क्षयोपशमिक भाव, एक क्या भेद है क्षयोपशमिक भाव का? ज्ञान। एक ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान है। ठीक है, मति ज्ञान है। मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान रूप जो भाव होता है क्षयोपशमिक भाव, वो कैसे होता है? क्षयोपशम से होता है। किसके क्षयोपशम से? उसके अपोजिट क्या है? कर्म। मति ज्ञानावरण कर्म है, जो मति ज्ञान पे आवरण डालता है, उस कर्म के क्षयोपशम से होता है। अब उस क्षयोपशम की डेफिनेशन को अपन मति ज्ञानावरण पे लगाएंगे। मति ज्ञानावरण कर्म है, उसमें 2 प्रकार के स्पर्धक हैं। एक है जो मति ज्ञान का पूरी तरह घात करेंगे, एक है जो मति ज्ञान का पूरी तरह घात नहीं करेंगे लेकिन देश घात करेंगे। तो जो पूरी तरह घात करेंगे वो है सर्वघाती स्पर्धक, लेफ्ट में। जो पूरी तरह घात नहीं करेंगे वो क्या है? देशघाती स्पर्धक। अब आप बोलिए, सर्वघाती स्पर्धक का अगर उदय आ जाएगा मति ज्ञानावरण कर्म का, तो क्या होगा? अरे जीवों को मति ज्ञान नहीं हो पाएगा, और मति ज्ञान नहीं होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। मति ज्ञान नहीं होगा तो बिना ज्ञान के जीव कैसा? ज्ञान बिना जीव नहीं होता है। शक्कर, मिठास बिना शक्कर नहीं होती है, ऐसे ही ज्ञान बिना जीव नहीं होता है। क्या जीव का नाश हो जाएगा? नहीं, जीव का नाश नहीं होता है। तो क्या होता है सर्वघाती स्पर्धकों का?
वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं ऑरेंज में, उनका क्या हुआ? उदयाभावी क्षय। अब बोलिए उदयाभावी क्षय क्या है? उदयाभावी क्षय है जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो काय में कन्वर्ट हो गए? देशघाती में कन्वर्ट हो गए। नंबर 1। सेकेंड चीज, सर्वघाती स्पर्धक रखे हुए हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उदय में, आगामी काल के, वो क्या है? वैसे के वैसे बने हुए हैं फ्यूचर में ही, अभी प्रेजेंट में उदय में नहीं आएंगे। ठीक, 2 काम हो गए। अब मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक हैं, वो वर्तमान में उदय में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। ठीक है, क्षयोपशम समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? अगर नहीं आया तो आप बोलिए, और आ गया तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, नहीं आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है, चलिए आगे समझते हैं फिर। अब इसको आपको लगाना है, एक क्वेश्चन पे लगाना है। मति ज्ञान आवरण पे समझ में आया ना? 3 इंद्रिय जीव है। कितना? 3 इंद्रिय जीव। कौन सा 3 इंद्रिय जीव है? मान लीजिए चींटी। चींटी के पास 3 इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। ठीक है, अब आपको लगाना है इस पे क्षयोपशम की डेफिनेशन। क्षयोपशम की डेफिनेशन लगाना है 3 इंद्रिय जीव पे। मति ज्ञान ही है, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से होता है। ठीक है, ये सब पहले अध्याय का काम आएगा, मति ज्ञान समझाया अपन ने तो। इंद्रिय और मन की सहायता से 3 इंद्रिय जीव है, स्पर्शन, रसना, घ्राण। ठीक है, तो 3 इंद्रिय जीव के क्षयोपशम पे आपको ये डेफिनेशन बतानी है, समझानी है। सोचिए और समझाइए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया हो तो आप उसके लिए भी हाथ खड़ा करिए कि नहीं समझ में नहीं आया। अरे, नहीं समझ में आया? मैं ही समझा दूं? क्वेश्चन तो समझा बट समझा? आंसर नहीं। आंसर नहीं? चलो थोड़ा इजी कर देते हैं। देखिए, 3 इंद्रिय वाला जीव है, उसको स्पर्शन, रसना, घ्राण है, 3 इंद्रियां। चक्षु और कर्ण नहीं है। ठीक है, चक्षु और कर्ण इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं है। आप उसको समझा दीजिए कि चक्षु और कर्ण इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं, अगर मैंने ऐसा बोला तो उसमें सर्वघाती देशघाती का क्या हो रहा है वो समझा दीजिए। थोड़ा इजी कर दिया, आधा पार्ट समझा दीजिए। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। इट्स ओके टू ट्राई, इट्स ओके टू से रॉन्ग। गलत बोलना भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस खुलेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग हिचकिचाना मत, अगर समझ में कुछ आता हो तो बोलिए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, 3 इंद्रिय का तो क्या है? क्षयोपशम। बाकी 2 इंद्रिय क्या हुआ? उसके सर्वघाती का उदय है। बताए ना स्पर्धक, सर्वघाती का उदय है, इसलिए चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो पाता है 3 इंद्रिय वाले जीवों को। पेड़ है, पेड़, पेड़ के पास कितनी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय। तो रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 4 इंद्रियों में क्या हो रहा है? सर्वघाती का उदय आ रहा है। वहां पे क्षयोपशम नहीं है इन 4 इंद्रियों का। क्षयोपशम होता तो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो जाते और चारों इंद्रियां बची हुई भी काम करती, लेकिन काम करती है क्या? नहीं करती।
तो क्या हुआ, क्षयोपशम नहीं है उन 4 इंद्रियों का, वहां पे सर्वघाती का उदय है। सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम है एक इंद्रिय जीव को। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक है वो देशघाती में कन्वर्ट हो गए, उनका उदयाभावी क्षय। जो आगामी काल में उदय में आने वाले हैं उनका सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय वर्तमान में। इसलिए क्या हो रहा है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो पा रहा है। इसलिए जब आप जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसको आप छुएंगे तो वो रिएक्ट करता है, उसको वो ज्ञान होता है। उसको आप कुछ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ड्रम्स बजाते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे से बढ़ते हैं, वो भी जो ध्वनियां होती है, ध्वनि साउंड की, वो उनको टच करती है, स्पर्श होता है। तो स्पर्श रूप से उनके भावों में चेंजेस होते हैं, जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वो कार्य होता है। सुनने का नहीं हो पाता, क्यों, सर्वघाती का उदय है। हम लोग हैं, हम लोगों का क्या हो रहा है, बताइए। 5 इंद्रिय है और मन है, मति ज्ञान है ना इसका। पांचों इंद्रियों में सर्वघाती का उदय नहीं है, सर्वघाती का उदय नहीं है, सिर्फ देशघाती का उदय है। तो कितनी सहूलियत मिली हुई है अपने को कि सिर्फ देशघाती का उदय है, देशघाती का उदय है। जब तक ये देशघाती सर्वघाती में कन्वर्ट हो उससे पहले इस देशघाती के उदय का यूज कर ले अपन, और इस जिनवाणी को पढ़ के समझ के सुन के अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। वरना देशघाती का उदय की जो सहूलियत है, सर्वघाती का उदय नहीं आ रहा है, क्या होगा, सर्वघाती उदय में आने लग जाएगा जिस दिन से, उस दिन से बातें समझने के लिए इंद्रियां नहीं रहेगी, ज्ञान का शैवशम इतना नहीं रहेगा। इसलिए ये यहाँ पे समझाई ये बातें। समझ में आया, देशघाती सर्वघाती कहाँ कहाँ क्या कार्य हो रहा है। यदि कोई आंखों से जिसको नहीं दिखता है, चश्मा है, उसके साथ क्या हो रहा है क्षयोपशम का। अगर आंखों पे चश्मा भी है, अगर पहले चश्मा है इसकी बात करते हैं फर्स्ट केस, तो उसमें क्या हो रहा है, सर्वघाती का उदय नहीं है, वहां पे भी क्या है, देशघाती का ही उदय है। क्यों, कि चश्मा लगा के देख पा रहा है ना। ये बात अलग है कि देशघाती भी अभी फल ज्यादा दे रहा है। ठीक है, पहली चीज। अगर कोई अंधा है, अंधा है तो उसके क्या कार्य हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसमें सर्वघाती हो रहा है, देशघाती हो रहा है, या और कुछ है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी क्लियर। मैं इसको सोच के पूछ के समझ के बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ जी विदुषी दी बताइए। अगर कोई अंधा है तो उसको भी देशघाती ही होगा ना, क्योंकि उनको भी मतलब मति ज्ञान तो है ही, और वो जो आंख से नहीं हो सकता लेकिन वो भी फील तो कर ही सकते हैं। बजाय कि जो एक इंद्रिय है जिसको है ही नहीं, चक्षु का अ, चक्षु इंद्रिय का ज्ञान, या मतलब सहूलियत। इट फील्स लाइक, ऐसा लग रहा है, बट थोड़ा सा फिर ये क्वेश्चन आता है कि आंखें बंद, आंखों से दिख नहीं रहा है, फील भी हो रहा है, तो दूसरी इंद्रियों के उपयोग से हो रहा है ना। तो वो फिर वो क्वेश्चन उठता है वहां पे। तो इसलिए थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी क्लियर कि इस केस में क्या होगा। थोड़ा सा मैं पूछ के पढ़ के थोड़ा सा और सोच के जैसे भी बनेगा इसको नेक्स्ट टाइम ले लूंगा मैं। लेकिन अगर मैं नहीं लूं तो क्वेश्चन आप रिमाइंड करवा देना, मैं याद रखूंगा। वैसे क्वेश्चन अच्छा है। हाँ जी, बताइए रीटा आंटी जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन भी उसी रिलेशन में है हम्म कि पंचेंद्रिय जीव है, जन्म से तो पंचेंद्रिय है, बट आगे जाके कुछ का वजह से एक इंद्रिय कम हो गई, फॉर एग्जाम्पल सुनना कम हो गया, हम्म तो वो देशघाती में आता है कि सर्वघाती में आता है। देखिए, कम होना है, कम
कम होना इस देशघाती, क्योंकि कुछ तो हो रहा है ना। अगर पूरा नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो वही बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उस केस में क्या हो रहा है वो हाँ, थोड़ा सा मुझे एकदम क्लियर नहीं है अभी। मैं इसको नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। इस बात को अपन क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना, पंचेंद्रिय नहीं चलती है तब तक वो 11वीं प्रतिमा नहीं ले सकते है ना, हम्म ऐसा मैंने सुना है। सो हम्म तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। शैवोपशम सबको समझ में आया? शैवोपशम होता क्या है, शैवोपशमिक भाव क्या होता है? आगे इसके भेद पढ़ लेते हैं। देखिए, 4 ज्ञान थे। पहला, 4 ज्ञान, ज्ञान भेद है, ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। 4 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना ज्ञान। केवल ज्ञान क्यों नहीं लिया इस ज्ञान में, शैवोपशमिक ज्ञान में? क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो शैवोपशमिक नहीं होता है, वो शायिक होता है। कर्म के पूरे क्षय से ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान है। उसमें उपशम शैवोपशम नहीं लगता है, ठीक है। उसमें सर्वघाती देशघाती स्पर्धक नहीं होते, वो तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। घात होएगा तो पूरा ज्ञात होएगा, केवल ज्ञान होएगा ही नहीं, और नहीं होएगा तो कुछ नहीं होएगा, पूरा केवल ज्ञान। इसलिए 4 ज्ञान लिए, ठीक। नेक्स्ट, कुज्ञान, अज्ञान कहें या कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। केवल ज्ञान में तो कु लग ही नहीं सकता, मना परे ज्ञान में भी कु नहीं लग सकता, कि मना परे ज्ञान केवल सम्यक दृष्टियों को ही होता है, सम्यक दृष्टि मुनिराजों को, और उनका ज्ञान जो है वो सच्चा ज्ञान है, इसलिए उसको कुज्ञान में नहीं लिया। 7 भेद हो गए, ज्ञानाज्ञान। फिर दर्शन, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ज्ञान के पहले दर्शन होते हैं, ये वो दर्शन है। दर्शन को यहाँ पे अलग से अभी नहीं समझा रहे हैं अपन, ये कर्म प्रकृतियों में समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ भेद रूप से बता रहे हैं। आपको पढ़ना हो तो हम टेक्स्ट दे देंगे। लब्धि, 5 लब्धियां होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, उपभोग, उपभोग, वीर्य को आप ऊपर समझ लीजिए कि अंतराय कर्म का जब उदय आता है तो क्या हुआ, अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया, तो उस समय क्या हुआ, ये 5 लब्धियां हुई, ठीक। अब इसके आगे आते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र। इसको थोड़ा सा बता देते हैं हम। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है? देखिए, सम्यक्त्व आपको बताया था कि दर्शन मोहनी कर्म जो है वो नुकसान करता है, और दर्शन मोहनी के साथ अनंतानुबंधी कर्म की 4 प्रकृतियां, क्रोधमान, माया, लोभ, ठीक। और मिथ्यात्व के, दर्शन मोहनी के 3 भेद बताए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? उपशम सम्यक्त्व तो बताया था, क्या होता है कि जो मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति यानी दर्शन मोहनी पूरा, और अनंतानुबंधी 4 कर्म, इनका क्या होता है? उपशम होता है, दब जाते हैं। तो उपशम सम्यक होता है, एकदम क्लीन होता है, बिल्कुल शायिक सम्यक जैसा क्लीन होता है, बस टेम्पररी होता है उपशम सम्यक, ठीक है। क्षयोपशमिक में क्या हो रहा है, इसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व यानी कि सम्यक रूप परिणाम भी, मिथ्यात्व रूप परिणाम भी। जैसे दही होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, मिक्स होता है, गुड़ वाला दही, वैसे ही सम्यक मिथ्यात्व। और अनंतानुबंधी कर्म जो है उसकी 4 प्रकृति, ऐसे 6 प्रकृतियों का क्या होता है? उदया भावी क्षय, यानी कि ये सर्वघाती रूप से घात नहीं कर पाती है, देश घाती में कन्वर्ट हो जाती है। और सद अवस्था रूप उपशम, यानी फ्यूचर में जो इनका उदय में आने वाला है वो उस रूप से बना हुआ रहता है, उपशम रूप से। तो क्या होता है उसके कारण? इस सम्यक्त्व में तत्वार्थ श्रद्धान हो पाता है, लेकिन क्या हो रहा है? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, सम्यक्त्व प्रकृति जो है वो देश घात करती है, तो वो उदय में आती है। उसके कारण क्या होता है? चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। कैसे दोष लगते हैं? चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। आप इसको इस रूप से समझिए कि 6 प्रकृतियों का तो क्या हो रहा है? उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति का
उदय किस में? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में। अब चल मल अगाढ़ दोष क्या होते हैं ये देखने की चीजें पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। चल मल अगाढ़ दोष क्या होते हैं, ये क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। समझ में आ रहा है? ये तत्वार्थ श्रद्धांत समझ में आया ना? पहला अध्याय पढ़ के आए आप, वरना सोचेंगे पहला अध्याय क्यों पढ़ा? पहला अध्याय इसलिए पढ़ा क्योंकि जीव को समझना था। अब आ रहा है ना तत्वार्थ श्रद्धांत? अब आ रहा है ना ये अलग अलग चीजों के नाम? पहले भी आया था नाम, है ना, मति ज्ञान आदि नाम आए। क्यों आए? पहला अध्याय पढ़ा दिया इसीलिए। ठीक। क्षयोपशमिक 3 सम्यक तो गए, उपशम, शायिक, क्षयोपशमिक सम्यक। शायिक क्षय से, औपशमिक सम्यक उपशम से, क्षयोपशमिक सम्यक उदयाभाविषय सदवस्था रूप उपशम, और उदय सम्यक तो प्रकृति का। सम्यक तो प्रकृति क्या है? इसमें दोष लगते रहते हैं, सम्यक में दोष लगते हैं, चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। ये क्या है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। थोड़ा समझ में आया? आगे इसी को थोड़ा समझाना है कि ये 4 जो बार बार बोले ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये क्या होता है ये समझाना है। क्षयोपशमिक चारित्र समझाना है, फिर संयमा संयम समझाना है, ये भेद है इनके। फिर इसके बाद अपन औदैहिक भावों को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही है कि थोड़ा स्ट्रेच कर लूं थोड़ा सा। चलिए पढ़ लेते हैं अपन, समझाएंगे नहीं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रंथ में से पढ़ते हैं, जिससे क्या है, देखिए स्पर्धक मैंने अपनी भाषा में आपको अलग तरीके से समझाया है, लेकिन एक्चुअल में शास्त्र में शब्द और भाषा से अलग है। मैं इसको अभी लेना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि छूट जाए, इसलिए एक बार रीड कर लेते हैं। स्पर्धक किसे कहते हैं मैंने आपको बहुत अलग तरीके से अलग ही डेफिनेशन में समझाया है समझने के लिए, लेकिन क्या होता है स्पर्धक वो पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़िए, स्पर्धक किसे कहते हैं? कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए रीता आंटी जी, पढ़िए, एक पढ़ेगा। हाँ, जय जिनेन्द्र। प्रश्न, स्पर्धक किसे कहते हैं? सर्वजीव राशि, उत्तर, सर्वजीव राशि के अनंत गुणे प्रमाण ऐसे सर्व जघन्य अविभागी परिच्छेदों की राशि को एक वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार सर्व जघन्य अविभागी परिच्छेदों के सर्व जीव राशि से अनंत गुणे प्रमाण राशि रूप वर्ग बनाने चाहिए। इस सम गुण वाले समसंख्यक वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। पुनः एक अविभागी परिच्छेद अधिक गुण वालों के सर्व जीव राशि के अनंत गुणे प्रमाण राशि रूप वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समूह की वर्गणा बनाना चाहिए। इस प्रकार एक एक अविभाग परिच्छेद बढ़ाकर वर्ग और वर्ग समूह रूप वर्गणाएं तब तक बनानी चाहिए जब तक एक अधिक अविभागी प्रतिच्छेद मिलता जाए। इस क्रम से वृद्धि और हानि वाली वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं। देखिए अब कैसे बनता है स्पर्धक वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको जो परिभाषा समझाई, वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं। ये वर्गणाएं जो होती है, कारमाण वर्गणाएं अपन कर्म रूप से लेते हैं, कारमाण वर्गणाएं जो होती है इनके समुदाय को क्या कहते हैं? एक स्पर्धक कहते हैं। कैसे बनती है उसको भी नहीं ले रहे, अलौकिक गणित एक बार कभी लेना है वो भी लेंगे, तब ये सब आएगी ये सब बातें। ठीक, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं अपन। ये पढ़िए, हाँ नीतू दी पढ़िए, ये प्रश्न नंबर 10। क्षयोपशमिक ज्ञान कौन कौन से हैं एवं इनसे क्षयोपशमिकपना क्यों है? क्षयोपशमिक ज्ञान 4 हैं: मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवतिज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। वीरांतराय और मति श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय एवं आगामी उदय में आने वाले उन्हीं का
सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर मतिज्ञान एवं श्रुत ज्ञान होता है। इसी प्रकार अवधिज्ञान एवं मनःपर्य के भी स्वावरण शयोपशम के भेद से शायोपशमिकपना जानना चाहिए। देशघाती स्पर्धकों के अनुभाग तारतम्यहीनाधिकता से शायोपशमिक ज्ञान में भेद होता है। जैसे किसी का मतिज्ञान अधिक और किसी का कम होता है। मतिज्ञान आदि के लक्षण देखें। ये राजवार्तिक ग्रंथ में से है। देखिए, एक जो अपने को क्वेश्चन आता है ना कि देशघाती का उदय आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी का मति ज्ञान ज्यादा है, कोई अच्छे से जान पाता है, कोई कम तरीके से जान पाता है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे लाइन लिखी है, देशघाती स्पर्धकों के अनुभाग फल देने की शक्ति तारतम्य यानी कि कम ज्यादा से, देशघाती स्पर्धक में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उसके कारण शैवक्षमिक ज्ञान में भेद होता है। ठीक है, ये सब बातें अपन ने देखी है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो क्लैरिटी हो जाती है। मेरे को चल मल अगाड़ दोष पढ़ाने थे, क्योंकि 5 मिनट लेट चालू करी थी, इसलिए टाइम तो ले ही सकते हैं 3 मिनट और। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कल ही लेंगे, अब नहीं, जल्दी नहीं करते, शांति से करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको क्या क्या चला आज अपना? कोई क्वेश्चन है अभी तक? अपन ने सिर्फ आज एक बात पढ़ी है, क्षयोपशम किसे कहते हैं और क्षयोपशमिक भाव के भेद पढ़े, मति ज्ञानावरण पे लगाया अपन ने। एक क्वेश्चन मिल लिया, होमवर्क है जो मैं समझ के आऊंगा, कल बात करेंगे। और उसके अलावा आगे अपन देखेंगे कि ये क्षयोपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है, चलमल अगाड़ दोष क्या होते हैं, और उसके आगे फिर संयमा संयम, क्षयोपशमिक चारित्र, फिर औदयिक भाव। आपके पास टाइम है, सूत्र भले ही अपन धीरे चल रहे हैं, आप आगे के एक एक सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो जाएंगे, अपन स्लो चल रहे हैं इसीलिए याद करिए सब लोग। ठीक है, आज इतना रखते हैं। कोई क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए इतना रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर आगे का अपन पढ़ेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति आप में से कोई लेना चाहे तो प्लीज लीजिए। हाँ जी नीतू दी, प्लीज लीजिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को सुख विस्तार वे को, जहाँ तहाँ तार वे को सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कायसर।